वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस। फोर्थ चैप्टर के सेकेंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक। आंध्र प्रदेश के वृंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल है, जैसे यज्ञपेट, अमरावती, भट्टी कोलुगु, नागार्जुन कोंडा, गोली आदि। ये सब कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। अमरावती में एक महाचैत्य है जिसमें अनेक प्रतिमाएं थी, जो अब चेन्नई संग्रहालय, अमरावती स्थल के संग्रहालय, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। सांची के स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप में भी प्रतिष्ठा पथ है, जो वेदिका से ढका हुआ है और वेदिका पर अनेक आख्यानात्मक प्रतिमाएं निरूपित की गई है। गुम्बुदी स्तूप का ढांचा उभारदार स्तूप प्रतिमाओं के चौकों से ढका हुआ है। यह उसकी खास विशेषता है। अमरावती स्तूप का तोरण समय की मार को नहीं झेल सका और गायब हो गया। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित है। हालांकि अमरावती के स्तूपों में ईसा पूर्व 3 शताब्दियों के निर्माण कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन इसका सर्वोत्तम विकास ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में हुआ। सांची की तरह इस स्तूप में भी पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं ढोल के चौकों और कई अन्य स्थानों पर उकेरी गई है। संयोजन के भीतरी अंतराल में आकृतियों को नाना रूपों, मुद्राओं, आसनों जैसे सामने से, पीछे से, आगे से और एक तरफ से दिखाया गया है। प्रतिमाओं के चेहरों पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते हैं। आकृतियां पतली हैं और उनमें गति और शरीर में 3 भंगिमाएं दिखाई गई है। सांची की प्रतिमाओं की तुलना में इन प्रतिमाओं का संयोजन अधिक जटिल है। रैखिकता में लोच आ गया है और प्रतिमाओं में दर्शाई गई गतिशीलता निश्चलता को दूर कर देती है। उभारदार प्रतिमाओं में 3 आयामी अंतराल को तैयार करने का विचार उभरे हुए आसन, कोड़ी शरीर और जटिल अतिव्याप्ति के रूप में कार्यान्वित किया गया है, किंतु रूप की स्पष्टता पर अधिक ध्यान दिया गया है। भले ही आख्यान में उसका आकार और भूमिका कैसी भी रही हो, आख्यानों का चित्रण बहुतायत से किया गया है। इन आख्यानों से बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। फिर भी उनमें ऐसे अनेक जातक दृश्य पाए जाते हैं जिनको पूरी तरह पहचाना नहीं जा सकता है। जन्म की घटना के प्रस्तुतिकरण में महारानी माया देवी को सैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। उनके चारों ओर दासियां खड़ी हैं और संयोजन के ऊपरी भाग में एक छोटे से हाथी को दिखाया गया है। यह महारानी माया देवी के स्वप्न का प्रस्तुतिकरण है। एक अन्य उद्धृति में बुद्ध के जन्म से संबंधित 4 घटनाएं दिखाई गई हैं। इससे यह पता चलता है आख्यानों को नाना रूपों में चित्रित किया जाता था। ये देखो नागार्जुन कोंडा है, नागार्जुन कोंडा फलक। ईसा की 3वीं शताब्दी में नागार्जुन कोंडा और गोली की प्रतिमाओं में आकृतियों की अनुप्राणित वृत्ति कम हो जाती है। अमरावती की उद्भट प्रतिमाओं की तुलना में नागार्जुन कोंडा और गोली के कलाकारों ने काया की उभरी हुई सतहों का प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पाई है, जो स्वाभाविक है। उसका अभिन्न अंग दिखाई देता है। अमरावती, नागार्जुन कोंडा और गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं। गुंटापल्ली में चट्टान में काटी गई एक गुफा है, जो एलेरू के पास स्थित है। यहाँ छोटे गजप्रस्थी, बहुकोणीय तथा वृत्ताकार चैत्य कक्ष ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में खोदकर बनाए गए थे। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहाँ पर चट्टानों को काटकर स्तूप बनाया गया थे, विशाखापट्टनम के पास अनाकपल्ली है। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नति, जनपद गुलबर्ग, कर्नाटक में। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा? सन्नति, यह है कर्नाटक में। यहाँ एक ऐसा भी स्तूप है जिसे अमरावती के स्तूप की तरह उभारदार प्रतिमाओं से सजाया गया है। बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का अर्थ यह नहीं होता कि वहाँ संरचनात्मक मंदिर, विहार या चैत्य नहीं बनाए जाते थे। हमारे पास इस संबंध में साक्ष्य तो है, पर कोई संरचनात्मक चैत्य या विहार आज तक बचा नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक विहारों में सांची के गज प्रस्थाकार चैत्य का उल्लेख किया जा सकता है। यह वहाँ का मंदिर संख्या 18 है, जो कि एक साधारण देवालय है, जिसमें आगे स्तंभ बने हैं और पीछे एक बड़ा कक्ष बना है। इसी प्रकार गुंटापल्ली के संरचनात्मक मंदिर भी उल्लेखनीय है।
बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं जैसे अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ और मैत्रेय जैसे बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। किंतु बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के उदय के साथ बोधिसत्वों की कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़ी जाने लगी जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के जनहित में धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए कतिपय सद्गुणों का मानवीकरण करके प्रतिमा के रूपों में प्रस्तुत किया गया था। पश्चिम भारतीय गुफाएं। पश्चिमी भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और उसके बाद की बताई जाती हैं। इनमें वास्तुकला के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं: गज पृथ्वी, मेहराबी छत वाले चैत्य कक्ष जो अजंता, पीतल, खोड़ा, भज में पाए जाते हैं। गज पृथ्वी मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष जो महाराष्ट्र के थाना नागसर में मिलते हैं, और सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष जिनके पीछे की ओर एक वृत्ताकार छोटा कक्ष होता है, जैसा कि महाराष्ट्र के गोंडीघाट में पाया गया। चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप की प्रधानता होती थी। सामने का हिस्सा खुला होता था जिसका मुहरा लकड़ी का बना होता था, और कुछ मामलों में बिना खिड़की वाले मेहराब पाए जाते हैं, जैसा कि गोंडीघाट में देखा गया है। सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर स्तूप बनाना आम बात थी। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गज पृथ्वी मेहराबी छत वाले स्तूपों की मानक योजना में कुछ परिवर्तन किए गए, जिसके अंतर्गत बड़े कक्ष को आयताकार बना दिया गया, जैसा कि अजंता की गुफा संख्या 9 में देखने को मिलता है, और मोहरों के रूप में एक पत्थर की पर्दी लगा दी गई है। ऐसा निर्माण बेदशा, नासिक, कांडला, कन्हेरी में भी पाया जाता है। अनेक गुफा स्थलों में पहले मानव किस्म के चैत्य कक्ष परवर्ती काल के शिविर पाए जाते हैं। कांडला में चट्टानों को काट कर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया था। गुफा की योजना में पहले 2 खंभों वाला खुला शहर है। वर्षा से बचाने के लिए एक पत्थर की पर्दी दीवार है, फिर एक बरामदा, मोहरे के रूप में पत्थर की पर्दी दीवार, एक खंभे पर टिकी गज पृथ्वी छत वाला चैत्य कक्ष, और अंत में पीछे की ओर स्तूप बना है। कांडला चैत्य कक्ष मंडप को मनुष्यों और जानवरों की आकृतियों से सजाया गया है। वे धारी और चित्र के अंतराल में चलती हुई दिखाई देती है। कन्हेरी की गुफा संख्या 3 में कांडला के चैत्य कक्ष की योजना का कुछ और विशद रूप दिखाई देता है। इस गुफा के भीतरी भाग का संपूर्ण निर्माण कार्य एक साथ नहीं किया गया है, इसलिए इसमें समय समय पर संपन्न किए गए कार्य की प्रगति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। आगे चलकर चतुष्कोणीय चपड़ी छत वाली शैली को सबसे अच्छा डिजाइन समझा जाने लगा, और यही डिजाइन व्यापक रूप से अनेक स्थानों पर पाया जाता है। जहाँ तक विहारों का सवाल है, वे सभी गुफा स्थलों पर खोदे गए हैं। विहारों की निर्माण योजना में एक बरामदा, बड़ा कक्ष और इस कक्ष की दीवारों के चारों ओर प्रकोष्ठ होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विहार गुफाएं अजंता की गुफा संख्या 12, वेदसा की गुफा संख्या 11, नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 है। आरंभ की अनेक विहार गुफाओं के भीतर से चैत्य के मेहराबों और गुफा के प्रकोष्ठों द्वारा वेदिका डिजाइनों से सजाया गया है। बाद में इस तरह की सजावट को छोड़ दिया गया। नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 में मोहरे की डिजाइन में एक अलग उपलब्धि हुई है। नासिक की विहार गुफाओं में सामने के स्तंभों के घट आधार और घट शीर्ष पर मानव आकृतियां उकेरी गई हैं। ऐसी ही एक अन्य गुफा जुन्नर महाराष्ट्र में भी खोदी गई है, जो आम जनता में गणेश नेमी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की हुई है। आगे चलकर इस विहार के कक्ष के पीछे एक स्तूप भी जोड़ दिया गया है, जिससे एक चैत्य विहार हो गया है। ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी के स्तूपों में बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की गई हैं। जुन्नर में खुदी हुई गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है। नगर की पहाड़ियों के चारों ओर 200 से भी ज्यादा गुफाएं खुदी हुई हैं, जबकि मुंबई के पास कन्हेरी में 108 गुफाएं हैं। गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है अजंता, पीतल खोड़ा, एलोरा, नासिक, भज, जुन्नर, कांडला, कन्हेरी की गुफाएं। अजंता, एलोरा और कन्हेरी आज भी फल फूल रही हैं। अजंता सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल है। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है, और वहां भुसावल या जलगांव और औरंगाबाद के रास्ते
से पहुंचा जा सकता है। अजंता में कुल 26 गुफाएं हैं। इनमें से 4 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, जिनका समय प्रारंभिक चरण यानी ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी, गुफा संख्या 10 व 9, और परवर्ती चरण यानी ईसा की 5वीं शताब्दी, गुफा संख्या 19 व 26 है। इसमें बड़े बड़े चैत्य विहार हैं और ये प्रतिमाओं तथा चित्रों से अलंकृत है। अजंता ही एक ऐसा उदाहरण है जहाँ ईसा पूर्व पहली शताब्दी और ईसा की 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। अजंता और पश्चिमी दक्कन की गुफाओं के काल के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके शिलालेखों में काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता है। गुफा संख्या 10, 9, 12 व 13 आरंभिक चरण की हैं। गुफा संख्या 11, 15 व 6 ऊपरी तथा निचली, और गुफा संख्या 7 ईसा की 5वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती दशकों के पहले की हैं। बाकी सभी गुफाएं 5वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों से ईसा की 6ठी शताब्दी के परवर्ती दशकों के बीच खोदी गई हैं। चैत्य गुफा संख्या 19 व 26 विस्तृत रूप से उत्कीर्ण की गई हैं। उनका मुहरा बुद्ध और बोधिसत्वों की आकृतियों से सजाया गया है। वे गज पृष्ठीय तहखानेदार छत वाली किस्म की हैं। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है और भीतर का संपूर्ण बड़ा कक्ष बुद्ध की अनेक प्रतिमाओं से उकेरा गया है और उनमें सबसे बड़ी प्रतिमा महापरिनिर्वाण की है। शेष सभी गुफाएं विहार चैत्य किस्म की हैं। उनमें खंभों वाला बरामदा, खंभों वाला मंडप और दीवारों के साथ साथ प्रकोष्ठ बने हैं। पीछे की दीवार पर बुद्ध का मुख्य पूजा गृह है। अजंता में पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टि से बड़ी हैं और आगे बढ़ने की ऊर्जा के साथ प्रदर्शित की गई हैं। कुछ विहार गुफाओं का कार्य अभी तक अपूर्ण है, जैसे गुफा संख्या 5, 14, 23 और 24। अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षकों में 12 देव। गुफा संख्या 16 का संरक्षक जो वाकाटक नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री था। उपेंद्र गुप्त गुफा संख्या 17 से 20 का संरक्षक, जो उस क्षेत्र का स्थानीय शासक और वाकाटक नरेश हरिसेन का सामंत था, तथा बुद्धभद्र गुफा संख्या 26 का संरक्षक और मथुरादास गुफा संख्या 4 का संरक्षक के नाम उल्लेखनीय है। गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 में अनेक चित्र आज भी शेष हैं। चित्रों में अनेक शैली प्रकारगत अंतर पाए जाते हैं। ईसा की 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों में बाहर की ओर प्रक्षेप दिखलाया गया है। रेखाएं अत्यंत स्पष्ट हैं और उनमें पर्याप्त लयबद्धता देखने को मिलती है। शरीर का रंग बाहरी रेखा के साथ मिल गया है, जिससे चित्र का आयतन फैला हुआ प्रतीत होता है। आकृतियां पश्चिमी भारत की प्रतिमाओं की तरह भारी हैं। पहले चरण में बनी गुफाओं, विशेषकर गुफा संख्या 9 और 10 में भी चित्र पाए जाते हैं। ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की हैं। इन चित्रों में रेखाएं पैनी हैं, रंग सीमित है। इन गुफाओं में आकृतियां स्वाभाविक रूप से बिना बढ़ा चढ़ाकर अलंकृत किए हुए रंगी हैं। भौगोलिक स्थान के अनुसार घटनाओं को समूहबद्ध किया गया है। सतहों में क्षैतिज तरीके से आकृतियों का नियोजन किया गया है। भौगोलिक स्थिति को वास्तु के बाहरी हिस्सों से पृथक कर दिया गया है। सांची की मूर्तिकला से समानता से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार समसामयिक मूर्तिकला एवं चित्रकला की प्रक्रिया साथ साथ चल रही थी। पगड़ी की आगे की गांठ उसी प्रकार से आकृतियों में दिखाई गई जिस प्रकार मूर्तियों में दिखाई गई थी, तथा पगड़ियों के कुछ अलग प्रकार भी चित्रित किए गए हैं। दूसरे चरण के चित्रों का अध्ययन गुफा संख्या 10 और 9 की दीवारों और स्तंभों पर बने चित्रों से किया जा सकता है। बुद्ध की ये आकृतियां 5वीं शताब्दी ईस्वी के चित्रों से भिन्न है। चित्रकला के क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को धार्मिक आवश्यकताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए। अगले चरण के चित्र में मुख्यतः गुफा संख्या 16, 17, 1 और 2 में देखे जा सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य गुफाओं में चित्र निर्माण नहीं हुआ। वस्तुतः प्रत्येक खोदी हुई गुफा में चित्र बनाए गए, परंतु उनमें से कुछ ही शेष रह गए। इन गुफा चित्रों में प्रतीकात्मक वर्गीकरण पाया जाता है। यह भी देखा गया कि इन चित्रों में त्वचा के लिए विभिन्न रंगों जैसे भूरा, पीलापन लिए हुए भूरा, हरित, पीले आदि का प्रयोग किया गया, जो भिन्न प्रकार की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। गुफा संख्या 16 और 17 के चित्रों में सटीक और शालीन रंगात्मक गुणों का प्रयोग हुआ है।
इस पार्ट में इतना ही, अगले थर्ड पार्ट में आगे का पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।